मोबाइल वाले ई नटवर लाल से कैसे बचें, आज की चर्चा इसी को लेकर है और आज हम इसी पर बात करेंगे। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये वो दौर है जब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, खूब ऑनलाइन शॉपिंग होती है और एक तरह से कहा जाए तो आजकल हमारी दुनिया मोबाइल फोन में ही सिमट गई। हम अपनी सारी शॉपिंग, पूरी दिनचर्या हमारी मोबाइल फोन पर निर्भर है। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर स्क्रॉल करती हैं, बीच बीच में मोबाइल पर आने वाले लुभावने ऑफर्स हमें ललचाते भी हैं, लेकिन यही सावधान रहना है। जरा सी चूक या फिर जरा सी लापरवाही आपको डिजिटल ठगों के जाल में फंसा सकती है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हाल में दिल्ली में एक रिटायर्ड कपल इनके जाल में फंसा और करोड़ों रुपए गंवाए। तो उससे पहले भोपाल में एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अब ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। साइबर फ्रॉड पर सुप्रीम सख्ती हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल फ्रॉड को क्यों बताया है डकैती। कैसे खाते में लौटेंगे 54,000 करोड़ रुपए, डिजिटल अरेस्ट क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, यही है हमारी आज की चर्चा का विषय। हमारे साथ देश के बड़े साइबर एक्सपर्ट्स, एडवोकेट्स मौजूद रहेंगे। तो साइबर फ्रॉड के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। दरअसल बैंक और जांच एजेंसियों के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि लोग इससे अपनी जीवन भर की कमाई गंवा दे रहे हैं। साथ ही साथ अदालत ने पूछा है कि संदिग्ध लेन देन को क्यों समय रहते चिन्हित नहीं किया जाता। दरअसल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई हुई थी और सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की और इसी दौरान अदालत ने कहा कि 54,000 करोड़ की ठगी को लेकर सख्त नीतिगत फैसले क्यों नहीं लिए गए। साथ ही साथ अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की कि ऑनलाइन ठगी साफ तौर पर एक डकैती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा है कि रिटायर्ड लोगों के खातों से अचानक होने वाले ट्रांसफर को भी चिन्हित किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने 4 हफ्तों में एमओयू को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भी कहा है, एमओयू का ड्राफ्ट, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को 2 जनवरी 2026 की एसओपी लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने के लिए कहा है। आरबीआई के लिए भी निर्देश हैं। आरबीआई को निर्देश दिया गया है कि बैंकों को उचित कदम उठाने के लिए कहा जाए। और वहीं आईटी मंत्रालय के लिए भी एक निर्देश है कि समय पर रिपोर्ट दाखिल होनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर ढिलाई न बरती जाए और लोगों की जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित रहे, लोगों का भरोसा भी सुरक्षित रहे। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। अमित मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, ये हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ अश्वनी राणा जी हैं, वॉइस ऑफ बैंकिंग। आप दोनों का स्वागत है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। अनिल मल्होत्रा जी, पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, ये सख्त टिप्पणी है, बैंकों के लिए निर्देश है, आरबीआई के लिए निर्देश है, आईटी मंत्रालय के लिए निर्देश है, सीबीआई के लिए निर्देश है। किस तरीके से इसको लिया जाए? मैम, बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दी है, ये एमएचए के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए 2 जनवरी 2026 को एसओपी लागू करने के लिए कहा है, नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करें ताकि इसको, और सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के जितने मामले सामने आते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके उनके ऊपर बोला गया है, और आरबीआई को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा है कि फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम लगाने के लिए। एंड अगर मेरिट एजेंसीज वगैरह हैं जो उनके कोऑर्डिनेशन प्लस रिपोर्ट फाइल प्लस साइबर फ्रॉड का कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें बोली गई है। प्लस साथ साथ कंपनसेशन फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, विक्टिम को कंपनसेशन भी दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अगर डिस्कस करे, अपनी चीज़ें बताए, तो कंपनसेशन भी उसको प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल। अश्वनी राणा जी, आपके पास आते हो, वॉइस ऑफ बैंकिंग से आप जुड़े हुए हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के मायने समझाइए जरा, बैंकों के लिए क्या निर्देश है? देखिए, मुझे लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह ठीक है, यहाँ 2 तरह की है। एक है जब हम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, हमने कहीं
लिंक पर इस तरह से कोई किया है, अपना कोई डाटा शेयर किया है, और जहां बैंक इन्वॉल्व, यानी बैंक की गलती के कारण वो हुआ। लेकिन यहाँ अगर ये जो डिजिटल मुद्दा है, उसमें वो व्यक्ति खुद ही सरेंडर हो रहा है, उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है कि वो बैंक में जाता है और बैंक कहता सर है कि आपकी मेरा ये बैंक करता है। अश्विनी जी, यहाँ सर आपकी आवाज कट रही है, यहाँ हम सही से समझ नहीं पा रहे। मैं कोशिश करूंगी वापस आपके पास लौटूं, लेकिन एक बार वापस से अनिल मल्होत्रा जी आपके पास जाएंगे आते हुए। सर वही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इशारा भी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तालमेल की भी कमी। कौन से अहम बिंदु है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है? मैम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें बताया गया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब 54,000 करोड़ लोगों के साथ पहले फ्रॉड हो चुका है। इन पैसों को छोटे स्टेट से एनुअल बजट में ना देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इधर अमाउंट है। तो बैंक्स की नेग्लिजेंस हो गई, ठीक है, बैंक ट्रस्टीज हैं, पब्लिक मनी है, केयरलेस होते हैं और इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इन चीज़ों को ना लेके इसके ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं करी जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, इस साइबर फ्रॉड के ऊपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन दी गई है, ताकि ढंग से इन्वेस्टिगेशन करके इसको सॉल्व किया जाए। इसके साथ ही साथ एक आंकड़ा जो दिया गया है वो है 54,000 करोड़ का। कोर्ट का यह भी कहना है कि इसको लेकर अभी तक कोई नीतिगत फैसले क्यों नहीं लिए गए? मैम 54,000 करोड़ के जो ना मामले हैं, एक्चुअली क्या है कि जो भी केसेस आते हैं, इधर आप देखेंगे, अगर कोई भी केस आता है, मान लेते हैं 5,000 रुपए का केस आया, सिंपल छोटी सी अमाउंट बताता हूँ मैं, 5,000 रुपए का। उस 5,000 रुपए के केस को जब लाया जाता है, जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और देखा जाता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो केस जो जो है डंप हो जाते हैं इस टाइप से करते करते। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिलता, या फिर आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, या फिर आप कह लो बिहार के, झारखंड के, राजस्थान के दूर के गाँव के, वहां के ना होते हैं। तो पुलिस उनके ऊपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाती, और वो करते 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 अमाउंट 54,000 करोड़ रुपए बन गया, जो कि आप देखेंगे सेक्सटॉर्शन के केसेस हैं, या फिर डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं, या फिर इस टाइप के काफी सारे मतलब साइबर फ्रॉड्स हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल अरेस्ट में आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड ले लिया, उसका इलीगल यूज किया। ठीक है, आपके मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको फंसाया गया, वीडियो कॉल पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, केस बंद करने के नाम पे पैसे ले लिए गए। तो इस टाइप से काफी सारे डिजिटल अरेस्ट के केसेस और केसेस मिला के सामने आते हैं। तो उन केसेस को लेके 54,000 करोड़ का अब तक का फ्रॉड जो है बिल्कुल। एस्टिमेटेड है। चलिए सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी राणा जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत अहम ये मामला जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, साइबर फ्रॉड पर इस सख्त टिप्पणी के मायने क्या है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी संजय, सुन पा रहे हैं आपको। संजय शर्मा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? संजय शर्मा, मुझे आवाज आधी आ रही है, आधी नहीं, पता नहीं क्या। संजय शर्मा, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, संजय से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी राणा जी, अगर आपकी आवाज क्लियर हो तो अपनी बात सर पूरी कर दीजिए। बैंक सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को किस तरह से लेंगे, कैसे लेना चाहिए बैंकों को? अश्विनी राणा जी। ये देखो कैसे आ रहा है सर, ऑडियो फिर से क्लियर नहीं है, कोशिश करेंगे एक बार वापस। विराज गुप्ता एडवोकेट भी हैं हमारे साथ। विराज जी, अब आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला गया है, क्योंकि आप वकील भी हैं, साइबर एक्सपर्ट भी हैं, सर मायने समझा दीजिए, कोर्ट ने क्या कहा है, किस किस के लिए साफ सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं? नवजोत जी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक ढांचे को समझना पड़ेगा कि संविधान और कानून का तंत्र क्या है, और उसके हिसाब से फिर इस पूरी समस्या का एक समझ में आएगा कि विस्तार कितना बड़ा है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में काम का बंटवारा है, जिसके हिसाब से रिजर्व बैंक, सीबीआई और जो आईटी मंत्रालय है वो केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन राज्यों में जहां पर एफआईआर दर्ज होती है
वो पुलिस 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों के अधीन है, और इस मामले में केंद्र और राज्य को मिलकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में साइबर फ्रॉड के खिलाफ जो कार्रवाई का अधिकार है सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ये पहली दिक्कत की बात है। दूसरी दिक्कत की बात यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि अपराधों का लेखा जोखा रखता है, तो 2021 से 2023 के बीच में सिर्फ 2.05 लाख मुकदमे उन्होंने अपराध दर्ज किए हैं साइबर फ्रॉड से जुड़े। लेकिन जो गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन है उसमें 3 साल में 2022, 23 और 24 में लगभग 48.93 लाख मामले दर्ज किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 48 लाख या 50 लाख मामले हैं जो शिकायतें आई हैं उनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यहाँ असली समस्या की जड़ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि साइबर फ्रॉड नहीं, ये डकैती है, तो डकैती के मामलों में जब पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो जो म्यूल बैंक खाते हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा, ये दूसरी बड़ी समस्या है। सर एक चीज और क्लियर कीजिएगा, एक चीज और क्लियर कीजिएगा। मैं सर लौटती हूँ आपके पास, सवाल करूंगी आपसे इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले अमित मल्होत्रा जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे मामले जो रजिस्टर नहीं होते हैं क्योंकि खर्चा इसमें बहुत ज्यादा आता है, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जरा समझा दीजिए कोर्ट की टिप्पणी के मायने। कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग लोगों की मोटी कमाई पर साइबर क्राइम करते हैं और जो डिजिटल अरेस्ट करके लोगों की कमाई पर डाका डालते हैं वो दरअसल डकैत हैं। उनके खिलाफ डकैती जैसे अपराधों में, संगठित अपराध में उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आंकड़े विराग जी बता रहे थे वो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि कार्रवाई तो तब होगी जब मुकदमे दर्ज होंगे। जब मुकदमे ही दर्ज नहीं हो रहे तो इसमें सरकारों को भी देखना है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको देखना है। कोर्ट ने तो अपनी तरफ से बता दिया कितना गंभीर मामला है, अपराध कितना गंभीर है, अपराध की गंभीरता को लेकर चेतावनी दे दी गई है। लेकिन इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो इस आदेश के बाद किस तरह की तैयारियां करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और जागरूकता भी जरूरी है। इसके लिए जागरूक लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि साइबर अपराधी एक दिन में कोई क्राइम नहीं करता है, वो कई दिन तक उनको फांसते हैं और कई दिनों तक फांसने के वो इस चीज को तय करते हैं कि फिर वो तय करते हैं कि किस तरह से इनको जाल में फांसा जाए। तो कई दिन तक वो इस जाल में फंसे रहते हैं कि पैसा दुगुना हो जाएगा, बहुत सारी इनकम बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो जानकारियां देने के बाद वो फंसते हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि बस अब ये सारी चीजें सामने आ गई और अब हम अरबपति करोड़पति बनने वाले हैं। तो जिस जाल में फांसा जाता है उस जाल की जानकारी होनी चाहिए लोगों को पता नहीं। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग या बिना पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो नौकरशाही के चरम पर रह चुके हैं और उन्होंने खूब, उनके पास पैसा भी है लेकिन पता नहीं उनको क्या हो जाता है। वो सेना से रिटायर बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस रिटायर्ड लोग हैं, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे पीएसयू के बहुत शीर्षस्थ अधिकारी हैं, लेकिन वो इनके जाल में फंसते हैं। और जाल में फंसने के बाद फिर जो नतीजा होता है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास जीवन भर की कमाई भी है। वो कमाई अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन भर की कमाई कितनी और कैसी रहती है। तो उसके बाद फिर उसको, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, साइकोलॉजिकल भी होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, इनसिक्योरिटी रहती है उनको कि आखिरी टाइम में क्या होगा, कैसा होगा, और उसी का फायदा ये सारे साइबर अपराधी उठाते हैं। कोर्ट ने तो अपनी तरफ से टिप्पणियां कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार से समुचित इंतजाम करने को, अब सरकार और लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियां वो इसको किस तरह से लागू करती हैं, सरकार कैसे नियम कायदे बनाती है और इन लोगों को सख्त, सटीक और शीघ्र सजा देने का के कानून बनते हैं, और उन कानूनों पर अमल करने वाली एजेंसियां कितनी सीरियसली इस बात को लेती हैं, ये तमाम चीजें तय करेंगी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए ये अपराध, इस पर नकेल कैसे लगाई जा सकती है और सटीक और सक्षम नकेल लगाई जा सकती है, ताकि ऐसे जो आरोपी हैं, जो कोर्ट की भाषा में कहें, कोर्ट के आदेश की भाषा में कहें तो संगठित डाका डाल रहे हैं लोगों की कमाई पर, उन सारे लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, उनको कैसे खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। तो इस पर अब सारा दारोमदार सरकार और सरकारी एजेंसियों पर है। संजय, एक और बात, क्योंकि 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई है, एमओयू का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है, क्या कुछ हो सकता है अगली सुनवाई में? अगली सुनवाई तक मुझे नहीं लग रहा कि एमओयू का पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा, क्योंकि इसमें एक कमेटी रहेगी, कमेटी में विशेषज्ञ होंगे,
विशेषज्ञों के बीच चर्चा चलेगी, उसके बाद एक ड्राफ्ट आएगा, फिर ड्राफ्ट को जनता के बीच भेजा जाएगा कि जनता और विशेषज्ञ लोग इस पर अपनी राय दें। तो एक पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू भी हो जाए तो अपने आप में गनीमत होगी, यानी कम से कम नन्हे कदमों से ही सही, लेकिन मंजिल की ओर बढ़ना तो शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार है, सरकार की रफ्तार बहुत धीरे चलती है, सरकार की रफ्तार अपने हिसाब से चलती है, तो वो गजराज की चाल अब कैसे चलेगी, किस दिशा में चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो 4 हफ्ते बाद वाकई सुनवाई बहुत अहम होगी और उस पर हमारी निगाह भी रहेगी कि सरकार समुचित उपाय और सुझाव लेकर आती है, और उस सुझाव पर कब तक अमल करने का क्या कोर्ट कोई टाइमलाइन तय करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। संजय, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने जिस पर जिक्र किया है वो है सभी एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल होना चाहिए। ये एक तरह से इशारा भी कर रहा है कि एजेंसियों के बीच आपस में तालमेल नहीं है और इसीलिए इंस्ट्रक्शंस अलग अलग एजेंसियों को बाकायदा दी गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इतनी देर से यही अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कोई एक नहीं है, कई सारी एजेंसियां हैं और हर एजेंसी के अपने अपने नियमावली है। तो केंद्र सरकार को यही करना है कि सबके लिए एक नियम होना चाहिए, तालमेल कैसे आगे बढ़े और एक ही रूल बुक सारे लोग फॉलो करें, और आपस में इनका कोऑर्डिनेशन कितना जबरदस्त रहता है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। यानी एक जो अपराध दर्ज करती है, दूसरे अपराध की जांच करती है, और अपराध में सजा दिलाने वाली जो एजेंसीज हैं वो कैसे इतनी एफआईआर इतनी सटीक होनी चाहिए कि जिस पर किसी तरह का डेविएशन नहीं हो, सबूतों को किस तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए ताकि उसका फायदा आरोपी ना उठा सके किसी भी कमजोर कड़ी का। असल में होता यही है कि हर चीज का एक प्रोसेस है, कनेक्ट द डॉट्स है। अगर डॉट्स को आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो खरगोश की जगह हाथी बन जाएगा। तो वहां ये मुश्किल है, और यही मुश्किल होती है। यही वजह है कि एक तो अपराध दर्ज करने में कोताही बरती जाती है, उसके कोई स्पष्ट और एक जैसे एक रूप नियम नहीं है। दूसरा, अपराध दर्ज करने के बाद जांच की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सबूतों को किस तरह से कोलैबोरेशन किया जाना चाहिए, उसका तालमेल कैसे किया जाना चाहिए ताकि कहीं भी कोई कमजोरी ना रह जाए जिसका फायदा आरोपी उठा लें। और यही वजह है, और जांच में खामियां कोई नई बात नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, एनआईए हो, हर जगह लोग इसी आधार पर आलोचना करते हैं कि मुकदमे तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज करने के बाद सजा तक कितने लोगों को पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, इस वजह से जांच में लापरवाहियां बरती जाती है। कोर्ट भी कई बार बहुत ही खिन्न होकर ये कहता है कि हमें मालूम है कि सामने जो कटघरे में आरोपी है वही अपराधी है, लेकिन उसके खिलाफ जांच में कोताही बरती गई है, लिहाजा हम सजा नहीं दे सकते, क्योंकि कानून सबूतों पर चलता है। और सबूतों को इकट्ठा करने का, सबूतों को संजो कर रखने का, सबूतों को एक तरह से तरतीब में लाने का, ताकि किसी भी तरह का कोई फायदा आरोपी ना उठा ले जाए। आरोपी उसी का फायदा उठाते हैं। अब इसमें ये जांच का विषय है कि जो जांच अधिकारी हैं वो कितने अपराधियों से मिले रहते हैं या कितनी जो सक्षमता है, उस पर सवाल है कि वो सक्षम हैं भी या नहीं है। उनको चीजें समझ में आती भी हैं या नहीं आती हैं, और क्या ज्यादा ही समझ में आते हैं जिससे कि वो अपराधियों के साथ ही मिल जाते हैं। तो इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, कई बार साठ गांठ का पता चलता है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है और सरकारों को इस पर निगाह रखनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। इस बात पर भी कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि मिली भगत भी रहती है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से मैं आपका परिचय करा देती हूं। अमित मल्होत्रा जी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, लॉयर हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन दुग्गल जी जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। और अश्विनी राणा जी लगातार हमारे साथ बने हुए, ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। आगे बढ़े उससे पहले विराग जी आपके पास आना चाहूंगी। जो सवाल मैंने आपसे किया था, जिस पर आप भी गौर बता रहे थे कि एफआईआर नहीं होती, और इसको लेकर अमित मल्होत्रा जी ने भी बताया है कि कहां क्यों नहीं हो पाती है। संजय शर्मा ने भी इस पॉइंट को रेज किया है। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह आप देखते हैं? नवजोत जी, आपने अभी संजय जी से जो बात की है, उस संजय जी की पूरी बातों को मैं 5 पॉइंट में समराइज कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली हैं कि अगर ये साइबर अपराध डकैती है, संगठित अपराध हैं, इसका मतलब कि पूरे देश को इनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है, और इस एक्शन लेने के लिए भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट में पर्याप्त प्रावधान है। किसी नए कानून की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रावधान है। और अगर हम किसी नए बात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उन लोगों के खिलाफ अभी हम एक नया रास्ता दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार के पास अधिकांश अधिकार हैं, सीबीआई से, आरबीआई से और आईटी मंत्रालय से, लेकिन ये राज्यों के पुलिस का मामला है जिनके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है साइबर अपराधियों से निपटने के लिए, तो उनको सशक्त करने की जरूरत है। दूसरी बात है। तीसरी बात,
एनसीआरबी का जो डेटा है वो 3 साल में 2021 से 2023 के बीच में सिर्फ 2 लाख लगभग मामलों में उन्होंने एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने। लेकिन उसी समय में जो गृह मंत्रालय के पास जो शिकायतें आई हैं वो 48 लाख से ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों में एफआईआर ही नहीं हो रही है। तो संगठित अपराध पर हमला कैसे होगा? और उसकी वजह से लोगों को पुलिस में जो पैसा जो पुलिस की कार्रवाई के बाद जो जब्त हो जाता है वो बैंकों से मिलता नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप अदालत से लेके आइए। चौथी बात कि देश में संसद ने डेटा सुरक्षा कानून पारित कर दिया 2023 में, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि साइबर अपराध की जड़ में हमारे डेटा की नीलामी है और हमारे डेटा की जो नीलामी हो रही है उसकी वजह से साइबर अपराधियों के पास हमारी पूरी जानकारियां हैं। और जो पांचवी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी की बात की है, उस एसओपी का कोई कानूनी औचित्य नहीं है, क्योंकि एसओपी जो होती है वो एक प्रोसीजर होता है जिसकी कानून के तहत कोई मान्यता नहीं होती है। संगठित अपराधियों के खिलाफ संगठित अपराध के जो कानून है उन्हें लागू करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने भी जो अभी बोला है कि हम 25,000 रुपए तक का लोगों को हर्जाना देंगे, वो भी प्रस्तावित है। तो साइबर अपराध हो रहे हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए भावी योजनाएं हैं और वर्तमान के कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है। सर, जो एसओपी की आपने बात की वो वही है जिसको जो गृह मंत्रालय को आदेश दिया गया 2 जनवरी वाला एसओपी लागू करने के लिए? हाँ, तो जिस एसओपी का लागू करने की बात की जा रही है, तो एसओपी का मतलब ये है कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों के लिए जो हमारे ट्राई की जो गाइडलाइंस हैं या जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में जो नियम बनाए गए हैं, जो आईटी एक्ट में नियम बनाए गए हैं साइबर अपराध से, तो उन नियमों को लागू करने के बजाय प्रश्न इस बात पे आ रहा है कि जो साइबर अपराध के पीड़ित हैं उनको हम राहत कैसे दें। लेकिन साइबर अपराधियों के जो नेटवर्क है देश भर के नेटवर्क में, उसकी जड़ में क्या है? तो हम छोटे छोटे अपराध होते हैं, उन अपराधों पे हम बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन देश में हर दूसरा व्यक्ति साइबर अपराध का एक शिकार हो रहा है। और उसको बचाने के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, एसओपी की बात करते हैं, देश में कानून का शासन लागू नहीं करते हैं। जिन कानूनों का प्रावधान आईटी एक्ट में है, बीएनएस में है, संगठित अपराधों से जुड़े कानून में है और जो डेटा सुरक्षा कानून में है। बिल्कुल। चलिए, अब जल्दी से पवन दुग्गल जी, अब मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, साइबर एक्सपर्ट भी हैं आप। सर, तरीके बहुत बदल गए हैं और यही एक बड़ी वजह है कि कोर्ट ने 54,000 करोड़ का जिक्र किया, कहा कि अब ये कैसे लोगों के खातों में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट ने जिक्र किया कि जो रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो कि जिनकी सेविंग्स बहुत ज्यादा कम होती हैं, टारगेट पर वो लोग होते हैं। तरीके कौन कौन से होते हैं सर, जरा एक बार हमारे दर्शकों को समझाते चलिए, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, हम सभी मान रहे हैं अवेयरनेस की भी कमी है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? आज हमको समझना है कि हम लोग आज गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम के अंदर आ चुके हैं। चारों ओर साइबर क्राइम पनप रहा है और अब तो कोविड-19 के बाद साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है। कोविड-19 के बाद 2 पहलू हैं जो हमारे जीवन में अब आ चुकी हैं। एक है डर का पहलू और दूसरा है पैनिक होने का पहलू। ये साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको टारगेट करते हैं। तो स्वरूप अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एकमात्र है कि आपको ठगी का शिकार बनाना है, आपकी जेब से पैसा निकालना है, डेटा निकालना है। यानी कि कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट साइबर क्रिमिनल्स को मिल जाए, इसी फिराक में रहते हैं साइबर क्रिमिनल्स। और अगर हम सब चीज जानते हुए भी अगर हम किसी भी जाल के अंदर जाएंगे तो फंसने की जिम्मेवारी भी हमारी स्वयं अपने आप की होगी। और आज तो नया ट्रेंड आ चुका है, आजकल अधिकांश साइबर क्राइम्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है इन साइबर क्राइम्स को पूरी तरह अंजाम देने के लिए। तो इसलिए एकमात्र चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान के सेंटर पॉइंट पर आकर खड़े हो चुके हैं। चारों दिशाओं से आप पर आक्रमण हो सकता है। आपको पहनना एक सुरक्षा कवच, और वो सुरक्षा कवच होगी आपकी सूझबूझ, आपकी जानकारी और आपकी अवेयरनेस। जितने जागरूक आप रहेंगे, जितने अवेयर रहेंगे, उतना अच्छा होगा। और दूसरी बात, अपने हाथ में जो ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल जरूर करिए। हम सबके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र कुदरत ने दिया है,
वो ब्रह्मास्त्र है, डिस्कनेक्शन का ब्रह्मास्त्र। द मोमेंट आपको लगे कि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको विवश कर रहा है कुछ जल्दीबाजी में काम करने के लिए, तो तुरंत इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करिए, कॉल को डिस्कनेक्ट करिए, ईमेल कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट करिए, सोशल मीडिया कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कल सुबह फिर एक नया दिन होगा और हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम आजकल फोमो से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट से, कि हम को लगता है कि चलो कुछ मिस ना हो जाए, चलो तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम साइबर क्राइम की इस दलदल में, इस भंवर में फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है अपने आप को इस तरह की साइबर क्राइम के शिकार होने के बचने के लिए। बिल्कुल। और जब हम डिजिटल फ्रॉड की बात करते हैं, जरा 3-4 पॉइंटर्स का जिक्र यहां पर कर देते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट, जिसका जिक्र लगातार हो ही रहा है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है फिशिंग लिंक। जब आपको कोई फर्जी लिंक दिया जाता है, फर्जी ईमेल से कोई मैसेज आप पर आता है और आप उसको क्लिक कर देते हैं, आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, हमेशा अलर्ट रहिए कि ये नहीं देना है। फोन कॉल वाला फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अगर ज्यादातर केसेस जिसमें हम देखें जो रिटायर्ड लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। यूपीआई स्कैम बहुत ज्यादा इसमें हो रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऐप से भी लगातार ठगी हो रही है और सिम कार्ड की क्लोनिंग लगातार हो रही है। मोबाइल वाले ई नटवरलाल, कैसे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। अमित मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एजेंसियों के बीच सहयोग क्योंकि नहीं है, तालमेल की कमी है, इसको भी एक बहुत बड़ा इशू बताया कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैम देखिए, बेसिकली क्या है कि कंपनी काफी सारी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काफी सारी हैं, लेकिन सबके बीच में तालमेल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी केस अगर दर्ज होता है तो वो दर्ज होके वहीं तक सीमित रह जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। तो आपस में तालमेल का क्या है कि अगर आज कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, मान लिया इंस्टाग्राम पे किसी की फोटो को न्यूड करके, मतलब मॉर्फ करके डाल दिया गया, मान लेते हैं, तो जब हम उस कंपनी के सिलसिले डिटेल मांगेंगे इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम के पास है सारा रोबोटिक्स और सीक्वेंस में, इंस्टाग्राम से हमें आते आते रिप्लाई बहुत लेट मिलता है। लेट रिप्लाई होने के कारण हम लोग उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन भी नहीं ले पाते। इंस्टेंट एक्शन ना होने के करके उनका क्राइम डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि अभी हम आज की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट वाली, इसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत टारगेट किया गया क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज कम होती है, पुलिस सीबीआई कोर्ट के डर से डरते हैं, वो रिटायरमेंट सेविंग्स ज़्यादा होती है उनके पास, ठीक है। वीडियो कॉल उनको की जाती है, यूनिफॉर्म पहन के फेक पुलिस ऑफिसर बन के उनको डराया जाता है कि ना आपका बेटा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बच्चे बाहर हैं, तो उनको डराया जाता है कि आपका बेटा जो है हमने उठा लिया है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। तो इस टाइप के करके वो लोग कई बार कंप्लेंट दर्ज भी नहीं कराते इन डर के कारण। तो इसलिए आपस में तालमेल नहीं बन पाता सबका, और तालमेल ना बन के, तो ये सेल्फ अवेयरनेस तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो ये क्राइम डे बाय डे इंक्रीज ही होता जाएगा। बिल्कुल। एक बार विराग गुप्ता जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। तमाम पहलू हैं जिनको लेकर चर्चा भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हर एजेंसी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात करें, सीबीआई को भी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने के लिए कहा गया है। स्पेसिफिकली सीबीआई के लिए क्या आदेश है? देखिए, थोड़ा ये कुछ जटिल है मामला, और जटिल इस तरीके से है कि ये जो एक मामला आया था जिसमें कि बुजुर्ग दंपति थे और उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला हुआ था, और उनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल किया गया था, चीफ जस्टिस के। हाँ। तो उसमें उन्होंने कंप्लेन किया कि साहब सुप्रीम कोर्ट के नाम से हमारे साथ ठगी हुई है और हमें बचाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सुमोटो उसका संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और मामले आए, तो उन सबको जोड़ते जोड़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सुनवाई चालू हुई और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी गई। अब डिजिटल अरेस्ट का मामला सिर्फ डिजिटल अरेस्ट नहीं है, कंप्लीट एक साइबर फ्रॉड का एक उसका हिस्सा है। तो धीरे धीरे साइबर फ्रॉड पूरा आ गया है और सीबीआई के पास ये क्षमता नहीं है कि साइबर फ्रॉड से जुड़े सारे मामलों की जांच कर सके। तो जांच तो पुलिस को ही करनी होगी, लेकिन ये जो 3-4 तरीके की गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं कि विदेशों में ही इसका लिंक है, विदेशों से साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि साइबर फ्रॉड का पूरा वित्तीय लेन देन भारतीय बैंकों से और यूपीआई के सिस्टम से होता है। तो भारत के बैंकों में, जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि बैंकिंग प्रणाली हमारी कंप्रोमाइज्ड है,
उसके जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बैंकों ने एआई के सिस्टम को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये नाकाफी है। तो जो म्यूल अकाउंट्स हो, अभी एक मामले में 8 लाख म्यूल अकाउंट्स का पता चला है। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि संगठित अपराध के मामले में प्राथमिक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को कंप्रहेंसिव तरीके से लेना पड़ेगा कि अब जो परंपरागत अपराध हैं, मर्डर, रेप, चोरी और इन सारी चीजों से बहुत बड़ी बात साइबर अपराध की हो गई है। डिजिटल इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी एक हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, तो उसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए जो हमारे 3 बड़े हथियार हैं, एक हथियार है हमारा भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है हमारा आईटी एक्ट और तीसरा है डाटा सुरक्षा कानून। इन्हें कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और कैसे अंतर्राज्यीय गिरोहों को निपटने के लिए राज्यों की पुलिस को सशक्त किया जाए, इन चीजों को जब तक हम नहीं करेंगे तो ये एक सिर्फ चीजों को समस्या से आंख मूंदना होगा। और मैं इस बात को हमेशा इसको इस तरह समझें कि पाकिस्तान सीमा पर आप लोगों से बोलो कि सब्जी का चाकू, जो काटने वाला चाकू लेकर के सीमा में चले जाओ। सीमा में हमारी थल सेना, वायु सेना रहती है या नौसेना नीचे रहती है। इसी तरीके से साइबर अपराधियों से बिल्कुल, यानी कि सख्त कानूनों की जरूरत है, इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। पवन दुग्गल जी, विराग जी की बात पर एक टिप्पणी आपसे चाहूंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक डेटा देखिए सर, इस और भी नजर डालिए। 2 साल में दोगुनी शिकायतें। 2022 की बात करें तो 10 लाख मामले थे, और मैं सीधा इसको 2025 की बात करती हूं, जहां पर मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में सबसे ज्यादा केस हैं, और इसमें भी कोर्ट ने कहा कि लोगों की जीवन भर की कमाई चले जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों बातों पर सर, पवन जी। देखिए जी, जो कोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। आज जब मैं पैसे गवा देता हूं तो मेरा उद्देश्य और मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये नहीं है कि साहब जिसने मेरे पैसे लिए हैं उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए। मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है भाई मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएं किसी तरीके से। यहाँ पर हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। आज हम सिटीजन सेंट्रिक लीगल रेमेडी प्रदान नहीं करते। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्रीय सरकार कहे कि साहब बैंकों की जिम्मेवारी होगी, अल्टीमेटली अधिकांश तौर पर ये साइबर फ्रॉड में पैसे जाते हैं बैंकों के चैनल से जाते हैं। तो अगर बैंकों की जिम्मेवारियों को परिभाषित किया जाए और बोला जाए कि कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन आपके यहाँ हुई है तो जिम्मेवारी आपकी होगी, पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो मैं जो यकीन से कह सकता हूँ अगले 6 महीने में भारतवर्ष में साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं अधिक हो जाएंगे। क्योंकि बैंकों पर अगर आप सख्ती लगा देंगे तो बैंक को पता लगेगा कि अगर मैंने इस तरह की ट्रांजैक्शन अलाउ करी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेंगे। एक चीज पवन जी, इसमें ना क्योंकि तमाम एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, आप हर बार जब आपसे चर्चा हुई आप कहते हैं कि सख्त कानूनों की, उसको इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, अलग से साइबर लॉज को और ज्यादा सख्त किया जाए। लेकिन सर आप देखिए, इसमें बैंकिंग भी है, कोर्ट ने वहां पर भी आदेश दिया है, इसमें आईटी कंपनियां भी साथ ही साथ जुड़ी हुई हैं, इसमें पुलिस भी है, इसमें साइबर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जवाबदेही किसकी है? देखिए, जवाबदेही सारे लोगों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही उन मेजर स्टेक होल्डर्स की जरूर होगी जिनकी वजह से फिलहाल ये जा रहा है। अगर मेरे बैंक खाता बैंक में नहीं होगा तो मेरे यहाँ ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन गलत तरीके से हो नहीं सकती। और अगर मैं साइबर फ्रॉड का शिकार बनता हूँ तो कहीं ना कहीं बैंक जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो अगर हम बैंक को जिम्मेवार ठहराएंगे कि साहब ऐसा है, आप खुद इंश्योर करेंगे कि आपके यहाँ अनावश्यक ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो आपकी जिम्मेवारी होगी। तो बैंक्स अभी जो जितने लापरवाही से काम करते हैं, आज बैंक्स में इंटरनल इतनी ज्यादा कहते हैं ना लीकेज होती है, तो इतने सारे म्यूल अकाउंट बन जाते हैं और बैंक को कहते हैं, बैंक के पास जाइए, बैंक कहता है भाई मुझे क्या पता, आपने मिसयूज किया था, आप जानिए। ये आर्ग्यूमेंट को कहीं ना कहीं आपको खिड़की के साथ बाहर फेंकना पड़ेगा, इनको जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आपने बैंकों को जिम्मेवार बनाना शुरू कर दिया तो काफी हद तक लॉसेस कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली कम लोग अगर पैसे गवाएंगे और गवा के बाद भी अगर पैसे आपको बैंक दे रहा है तो कहीं ना कहीं बैंकों को लग जाएगा साहब ऐसा है, मुझे इस धंधे में लॉन्ग टर्म रहना है, तो बेहतर है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर कोई फ्रॉड ना होने दूं और इस संदर्भ में मैं एक ठोस कदम उठाऊं। अभी बैंक उठाता ही नहीं। आप बैंक के पास जाइए, जलेबी की तरह घुमाएगा, कहेगा आप जिम्मेवार हैं, आपने गलत काम किया था। दैट्स वन। नंबर 2, ये हमारे यहाँ जो तुरंत इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपने आरटीजीएस किया है तो उसको अगर हम 2 घंटे बाद
कि विराम की बात करें तो क्या दिक्कत की बात है। एटलीस्ट उस 2 घंटे में अगर किसी के पैसे गलत तरीके से जा रहे हैं वो शिकायत कर सकता है, वो आरटीजीएस, वो आईएमपीएस रुक सकता है और वो पैसे बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कारगर इफेक्टिव रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। पुलिस की अभी जो कैपेसिटीज हैं उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास लेटेस्ट टूल्स नहीं है, अधिकांश तौर पर वो एआई वाले मैटर्स को क्रैक नहीं कर पाते। तीसरी बात, वो जो डार्कनेट से बड़ी बात तो उनमें भी matters अवेयरनेस हैं। उतनी नहीं है ना सर, ये भी तो देखना होगा। बिल्कुल, तो तभी अवेयरनेस आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी जब आप आगे बढ़ेंगे। कानून को सशक्त करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आज हमारे कानून की है कि 3 साइबर क्राइम्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारे साइबर क्राइम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे अधिकार के तौर पर आपको बेल मिलती है, आप बेल लेकर बाहर आते हैं, अपने बरखलाफ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक बार पवन जी रोक रही हूँ, अश्वनी राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फाइनली। मैं उम्मीद करती हूँ अश्वनी जी आप अपनी बात इस टाइम रख पाए। पवन जी ने सीधे तौर पर कहा, जब हम कहते हैं कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कौन लेगा, कि जवाबदेही किसकी है, कहीं ना कहीं बैंकों को भी अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। सर इस पूरी चर्चा को आप किस तरीके से देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, इसके बाद अब एक एमयू करने के लिए सबमिट करने के लिए बोला है, साथ ही साथ कहा है कि 2 जनवरी की एसओपीज को भी लागू कर दिया जाए, लेकिन ओवरऑल कैसे रुकेंगे मामले? देखिए, मैं 2-3 बातों पर जो है ना सहमत नहीं हूँ दुग्गल जी की बात से कि बैंक की जो है, बैंक की गलती। आप एक आदमी जो डिजिटल अरेस्ट हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो बैंक में जाने के बाद कह रहा है कि मेरा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, मेरा पैसा निकाल दीजिए। बैंक का अधिकारी उसको समझा रहा है कि भाई आपके साथ कोई दिक्कत है तो हमें, उसके बाद भी वो अड़ा हुआ है। अब इसमें बैंक की कहाँ गलती है? बैंक की गलती जब है कि बैंक के यहाँ से अगर डाटा लीक हुआ है तो बिल्कुल आप बैंक को पकड़िए। लेकिन दिक्कत यह है कि पढ़े लिखे लोग जल्दी में, लालच में हम खुद फंस रहे हैं। दूसरा, कोर्ट एक दूसरों के ऊपर टिप्पणी जरूर करता है, लेकिन कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम के कितने केस पेंडिंग है, वहां क्यों नहीं डिस्पोजल होता? जिन लोगों के अगर पैसा बैंक के एफर्ट से या साइबर क्राइम के एफर्ट से पैसा रुक गया, वापिस आ गया, कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं देता कि पैसा आप उनको लौटा दीजिए, केस चलता रहे? यानी क्या है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर इंडिविजुअल की है कि जो बैंकिंग को ऑनलाइन करता है या इस तरह के फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड में जब फोन कॉल्स आते हैं या लिंक आते हैं, तो उसकी अवेयरनेस मुझे लगता है अगर वो रुक जाए तो हम बहुत बच सकते हैं। लेकिन गलती क्या है कि हर जगह से हो रही है, लेकिन ज्यादा गलती हर व्यक्ति के, इंडिविजुअल के वहां से है कि हम जो है एक तो लालच में लिंक को करते हैं, एक पता है कि आईडीएल का फोन आया, आपका जो है कनेक्शन कट जाएगा। अरे आपको पता है पेमेंट किया, फिर आप जो है उसके लालच में फंस रहे हैं। और जब हर बार वो ये कहते हैं 10 रुपए आप ट्रांसफर कर दिए, 10 रुपए से आपका अपडेट थोड़ी होगा। पढ़े लिखे लोगों के रोज फोन आते हैं कि इस प्रकार से हो गया है। दूसरा, मैं एक और छोटी सी वो बताना चाहता हूं कि एक तो फोन कोशिश करें अगर हो सके तो जो बैंकिंग के लिए फोन को अलग रखें। जब फोन आप ठीक करवाने के लिए भी जाते हैं तो आने के बाद चेक करें कि उसमें कोई गलत ऐप तो उसने डाउनलोड नहीं कर दिया। यानी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम खुद ही अपने आप को जो है संभाल सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन बैंकिंग में अगर हम अपना एफडी बनवा रहे हैं तो उस एफडी को बैंक में जाकर उसको फिजिकली प्रिंट करवा ले तो ऑनलाइन वो एफडी के अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है बहुत सारे सर, अब 2 बातें मैं आपके पास लौटूंगी। अब 2 बातें सर, आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग, देखिए कोर्ट ने जिक्र किया है स्पेसिफिकली आज की तारीख में जो सीनियर सिटीजन है, बहुत से लोगों को मोबाइल फोन और इस तरह की चीजें चलानी नहीं आती हैं, इतना ज्यादा अवेयर नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस की जरूरत है, ये जिक्र आपने किया। अब दूसरी बात, आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर आप एफडी कर लेते हैं तो बैंक में जाके बनाइए। सर इसीलिए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन लाई गई थी ताकि लोगों का वक्त बचे। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दे, करें ही नहीं? नहीं करें, मैं भी तो कह रहा हूँ ना। जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन है, वो डिजिटल बैंकिंग करने से नहीं फंस रहे हैं। वो डिजिटल जो उनके साथ फोन आता है, उनको डराया जाता है, वहां फंस रहे हैं। और बैंक में जाकर जब वो बैंक का अधिकारी उनको समझाने की, वहां भी वो मानते नहीं, यानी उनके अंदर डर है, ना वो किसी से बात करते हैं। यानी
मुद्दे बहुत हैं, कारण बहुत हैं, लेकिन हर आदमी को अवेयर होना होगा। ठीक है, और अवेयर। अपने एक आप बार को पवन जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पे देखिए। जो समझ पा रहे हैं ना, यही इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तालमेल नहीं है, सिर्फ पासिंग द पास यहां पर हो रहा है। मेरे लिए सवाल है सर। जी जी पवन जी, आपसे ही सवाल है। अश्विनी जी देखिए ने जो जी, बात कही है। पासिंग द पार्सल तो भी हो रहा है, लेकिन इस पासिंग द पार्सल को रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए अलग अलग लोगों की स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारी करनी पड़ेगी। बैंक्स के यहाँ इतने सारे म्यूल खाते हैं, जो म्यूल खातों में पैसे जाता है। अब बैंक ये तो नहीं कह सकता साहब ऐसा मुझे तो पता नहीं मेरे यहाँ म्यूल खाते क्यों हैं। तो जहां जहां जिसकी जो फॉल्ट नजर आती है, अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहां परिभाषित करें और उनको लीगली एक्सपोज करें, तो एक तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस पुनः स्थापित हो पाएगा, जो भी फिलहाल इरोड होता जा रहा है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि ज्यादा जनसंचार माध्यम के थ्रू सरकार द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा अब ज्यादा जानकारी, ज्यादा अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सबको आप डायरेक्ट करना चाहिए कि जितनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड्स हैं वो केवल जागरूकता में लगाएं, लोगों को अवेयर करने में लगाएं, ताकि एटलीस्ट आप लोगों के हाथों को सशक्त तो कर सकें। ठीक है सर। पुलिस के पास अभी इतने पास पावर्स इतने हैं नहीं, हाँ। और ना ही इतनी काबिलियत है। ठीक है, एक बार विराग जी अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अश्विनी जी की बात और साथ ही साथ पवन जी की बात, दोनों बातों को लेकर सर जवाबदेही किसकी होगी, कौन जवाब देगा? जवाबदेही केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं किया, इसकी वजह से भारत में अपराध बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों के साथ सही कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही है, और बैंकों के जो म्यूल खाते हैं और उनके एफआईआर जो होम मिनिस्ट्री में कंप्लेंट्स आई 48 लाख, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करने की वजह से साइबर अपराधियों का हौसला बुलंद है, और हर मामले में बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं जब तक बैंक की आपराधिक लापरवाही नहीं हो। और रिजर्व बैंक ने भी जो प्रस्तावित नीति की है, सिर्फ 25,000 रुपए तक का हर्जाना देने की बात की है। इसलिए अपराधियों को पकड़ना एक प्राथमिकता होनी चाहिए, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक लोगों को पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल इंडिया केंद्र सरकार का एक प्रकल्प है, और केंद्र सरकार के भीतर एक आईटी मिनिस्ट्री का पूरा पावर है। इसलिए साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो उपलब्ध कानून है उन्हें लागू नहीं कर रही है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। और कानून लागू करने की बजाय नए तरीके के एसओपी की बात होने से उलझने बढ़ेंगी, अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अमित जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम इनकी बात सारी एकदम ठीक बातें है। अश्विनी जी की बात पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी मैम इनकी बात एकदम ठीक है, क्योंकि देखिए सरकार तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर जब तक कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई भी कुछ चाह के भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज कानून बनता है लेकिन उसके ऊपर अगर सुनवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो बैंक भी अपने एफर्ट कहाँ तक कर लेगा। वैसे तो 1930 पे अभी कोई भी अगर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके आप पेमेंट अपनी इंस्टेंट फ्रीज करवा सकते हो, और ना पेमेंट आपकी वापसी भी हो जाती है, काफी हद तक वापसी भी हुई है। लेकिन क्या है कि उसके बावजूद भी थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा कानून अगर टाइट होगा तो हम लोग सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं। पवन दुग्गल जी, 54,000 करोड़ की ठगी को लेकर भी कोर्ट ने चिंता जताई है कि क्या ये वापस होंगे या नहीं होंगे? जो पैसा बैंकिंग चैनल से चला गया वो कभी वापस नहीं आने वाला, इस बात को हम रिकॉग्नाइज कर लें तो अच्छी बात है। अब वो पैसा जो चला गया है उस बंदे को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि म्यूल अकाउंट्स में सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं मिलेगा, और दिक्कतें बहुत आएंगी। समस्या यह है कि ये इतने 54,000 करोड़ रुपए चले गए हैं, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई के लिए आपको लो हैंगिंग फ्रूट ढूंढने पड़ेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट अब क्या बैंकिंग सिस्टम में मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा कहीं ना कहीं म्यूल अकाउंट्स में पहुंचा है। म्यूल अकाउंट्स बैंक के हैं, बैंक की जिम्मेवारी है कि वो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करे और इस तरह के म्यूल अकाउंट्स ना खोले। उसके बाद भी उन्होंने खोले हैं और ये पैसे म्यूल अकाउंट से बाहर निकले हैं, तो बैंकों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनको जिम्मेवार बनाइए। 54,000 करोड़ बैंकों से निकालिए जो निकल सकते हैं। विराग जी का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, केंद्र सरकार का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही है। उसका कारण ये है क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास ना तो कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून है, ना ही कोई डेडिकेटेड ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित कानूनी प्रावधान है, एआई को लेकर कोई कानून नहीं है, साइबर सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है। तो कहीं भी अब एक वैक्यूम सा आ रखा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साहब ठीक है
आपको हम छोड़ देते हैं, आप साइबर फ्रॉड की शिकार बने रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व बनता है, सरकार को और ठीक है, बहुत सारे काम विराग करने जी। हैं, सरकार कर भी रही है। बिल्कुल, एक बार विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अमित जी ने अभी 1930 की बात की। उन्होंने बोला कि 1930 में कंप्लेंट करने में पैसे वापस मिलते हैं। ये बात आंशिक तौर पर सत्य है, क्योंकि 1930 में कंप्लेंट करने के बावजूद पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि पैसे फ्रीज हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अदालत से जाकर आदेश लेकर के आइए। लेकिन जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो अदालत से आदेश कैसे मिलेगा, पहली बात है। दूसरी बात, बैंकिंग जो सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम केंद्र सरकार के अधीन में है, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के अधीन में है। और पवन जी तो इस विषय पे सबसे बड़े देश के महारथी हैं, और उन्होंने जो बातें बोली बिल्कुल सही हैं। लेकिन म्यूल अकाउंट, 3 तरह के म्यूल अकाउंट होते हैं। एक म्यूल अकाउंट होता है जो जनधन खाते सरकार के इशारे पर खोले गए, सरकार की नीति के तहत खोले गए हैं। अब जनधन खातों को कोई किराए में दे दे, तो अगर कोई आदमी अपना बैंक अकाउंट, इसका बैंक अकाउंट सही खोला गया है लेकिन कोई किराए में दे दे, तो ये बैंकिंग सिस्टम की दोष नहीं है, जो किराए में दे रहा है वो उसका दोष है। और बैंकों के जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक के अकाउंट खोल रहा है थ्रू उनके अपने कंपनीज के थ्रू, तो उसमें भी बैंक, क्योंकि बैंक पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। तीसरी बात, जहां पर केवाईसी नहीं हो रही है या बैंक मैनेजर की सांठगांठ से पैसा जा रहा है, उन मामलों में बैंक की बजाय उन व्यक्तिगत लोगों की आपराधिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम में अगर आपने 3 दिन के भीतर कंप्लेंट की तो आपके पैसे नॉर्मली वापस आ जाने चाहिए। रिजर्व बैंक भी ये जो ला रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक को जिम्मेदार ठहराना एक सरलीकरण होगा। और अगर बैंक को आपने जिम्मेदार ठहराया तो यूपीआई को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। और अगर यूपीआई जिम्मेदार ठहरा को आपने जिम्मेदार बना दिया तो जो देश में जो डिजिटल जो पूरा आपका एक नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क है, वो कलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए सर, वक्त की कमी है, आप सबने अपने अपने सजेशंस यहाँ पर रखी, अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, और दूसरा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझनी होगी तमाम एजेंसियों को। बहरहाल अगली सुनवाई में कोर्ट में क्या होगा इस पर भी रहेगी नजर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज।